तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम भ्रूण का विकास पढ़ेंगे। ठीक है, हमने निषेचन पढ़ लिया था, उसके बाद में हमारा कैसे इम्प्लांट होता है, अंतरोपण इम्प्लांटेशन वो पढ़ लिया था। इसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक है भ्रूण का विकास कैसे होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसमें पढ़ा दिया था हार्मोन वगैरह के बारे में। भ्रूण का विकास, ठीक है, या फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट लिख सकते हैं हम। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि ब्लास्टोसिस्ट जो होता है कोरकपुटी, वो जा कर के 7 से 9 दिन में हमारा इम्प्लांट होता है। कहाँ इम्प्लांट होता है? यूट्रस में इम्प्लांट होता है कोरकपुटी। ठीक है, कोरकपुटी। तो उसके बाद में उसकी मैंने बताया था कोरकपुटी या ब्लास्टोसिस्ट है ये जाकर के गर्भाशय में 7 से 9 दिन में चिपक जाता है। ठीक है, इम्प्लांट हो जाता है, अंतरोपित हो जाता है। तो इसकी जो आउटर लेयर थी उसको मैंने बताया था क्या बोलते हैं, ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, या फिर हम इसको पोष कोरक बोल देते हैं हिंदी में। और इसके अंदर रहता है, अंदर क्या रहता है, अंतः कोशिका समूह। ठीक है, ये हम बोल देते हैं इनर सेल मास। ठीक है, इनर सेल मास, इस पूरी चीज को हम क्या बोल देते हैं, हम कोरकपुटी। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं इसको, है ना। तो भ्रूण के विकास में क्या होता है, ये जाकर के 7 से 9 दिन में हमारा इम्प्लांट हो जाता है गर्भाशय में। तो इसकी आउटर लेयर ये ट्रोपोब्लास्ट रहती है, अंदर क्या रहता है, इनर सेल मास रहता है। ये जो इनर सेल मास है ना, ये हमारा कुछ लेयर बना लेता है भ्रूण में। तो पहले ये शुरुआत में 2 लेयर बनाता है। एक रहती है बाह्य स्तर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एक्टोडर्म। और एक और रहती है हमारी भीतरी स्तर रहती है। ठीक है, अंतः स्तर या भीतरी स्तर, इसको बोल देते हैं हम एंडोडर्म। ठीक है, ये 2 लेयर बनाता है और इस कुछ समय पश्चात एक तीसरी लेयर और बन जाती है इसमें। ठीक है, ये पहले 2 लेयर रहती हैं, आगे चल के एक तीसरी लेयर बन जाती है, इसको बोल देते हैं हम मध्य जन स्तर, है ना। कौन बनाता है इन लेयर को? ये इनर सेल मास इन लेयर को प्रोड्यूस करता है, 3 लेयर। मध्य जन स्तर, इसको बोल देते हैं हम मीजोडर्म। ठीक है, फॉर्म बाय इनर सेल मास, इनर सेल मास वाला पार्ट इन 3 लेयर को गठित कर देता है। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट क्लियर, इसके आगे समझिए। ठीक है, देखो ये इनर सेल मास की एक और है, इनर सेल मास कुछ समय पश्चात, इनर सेल मास में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं रहती हैं जिनको हम स्टेम सेल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे अंतः कोशिका समूह या इनर सेल मास समूह में कुछ विशेष कोशिकाएं रहती हैं होती हैं जिन्हें स्टेम सेल बोलते हैं, स्टेम कोशिकाएं कहते हैं। विशेष क्यों बोला है इनको? मैंने बोला ना विशेष होती हैं, विशेष इसलिए बोला है यहाँ पे, विशेष मतलब स्पेशल होती है। इनके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि ये हमारे पूरी बॉडी के टिश्यू और ऑर्गनों का निर्माण कर लेते हैं, पूरी बॉडी के ऑर्गन और टिश्यू बना देते हैं। इस वजह से इन्हें विशेष बोला जाता है। इनके पास ये
प्रॉपर्टी होती है स्टेम सेल्स की विशेषता होती है कि वह सभी ऊतक तथा अंगों का निर्माण कर सकती हैं। ठीक है, इस स्टेम सेल के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो पूरे बॉडी के ऊतक और अंगों का निर्माण कर देते हैं। ऐसे ये होते हैं जो 3 जन स्तर रहते हैं ना, इनके पास ये कैपेबिलिटी रहती है। ये मतलब वयस्कों में ऊतक और अंगों का निर्माण करते हैं। ऐसे ये हमारी एक्टोडर्म लेयर है, बीच वाली मीजोडर्म। ठीक है, ये कोई छिल जाता है तो इसे दोबारा ऊतक डैमेज हो जाता है, दोबारा कवर कर लेते हैं, रिकवर हो जाती है। ये तीनों स्तर रहते हैं हमारी त्वचा पे। ठीक है, बाह्य त्वचा स्तर है, मध्य त्वचा स्तर, भीतरी त्वचा स्तर है। त्वचा स्तर पे पाए जाते हैं ये एक्टोडर्म में बाहर वाली। तो इनके पास भी कैपेबिलिटी रहती है कि ये वयस्क जो रहते हैं ना हमारे, उनमें ऊतक और अंगों का निर्माण कर देते हैं। ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला पार्ट पढ़ेंगे हम भ्रूण के विकास में इम्प्लांट होने के बाद कैसे कैसे हम स्टेम सेल के द्वारा ऊतकों का फॉर्मेशन होता है, अंगों का निर्माण होता है, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, इससे आगे वाला पार्ट क्या है हमारा, कौन से मंथ में कौन से ऑर्गन बन जाते हैं, ये पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम क्रम से पढ़ते हुए चलना है हम लोग। देखो हमारा क्या होता है, पहले मंथ में क्या होता है, फर्स्ट मंथ के लास्ट तक मैंने बताया था 7 से 9 दिन में इम्प्लांट हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है, 1 महीना बीत जाता है, तो हमारा हम यहाँ पे लिखते हैं प्रथम महीने के अंत तक या 4 सप्ताह के अंत तक क्या होता है, और पता है भ्रूण का विकास होता है। जैसे एनसीईआरटी की लाइन एक लिखी हुई है, इसी एम्ब्रियो डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है हमारा, उसमें लिखा हुआ है जैसे कि हमारा प्रसव कब होता है, 9.5 मंथ के बाद हमारा क्या होता है, प्रसव होता है। ठीक है, गर्भावधि जिसे बोलते हैं, ये मेंस्ट्रुअल से गिनी जाती है तो 9.5 मंथ होती है ना। जस्टेशन पीरियड भी बोल देते हैं इसको हम। प्रथम महीने के अंत तक, इंग्लिश में जस्टेशन पीरियड बोलते हैं गर्भावधि को। प्रथम महीने के अंत तक क्या निर्माण हो जाता है, हृदय का निर्माण हो जाता है। ठीक है, प्रथम महीने के अंत तक हृदय का निर्माण हो जाता है। ये हमारा पहला साइन हो जाता है कि बच्चा हमारा है पेट में। ये टेस्ट की तरह भी यूज़ करते हैं इसको कि बच्चे का जो हृदय की धड़कनें होती हैं ना, तो उनको स्टेथोस्कोप द्वारा सुना जा सकता है। तो जो पहला अल्ट्रासाउंड हम कराते हैं ना, हमें करीबन 1.25 महीने के आसपास करा लेना चाहिए। ठीक है, कितने 6 सप्ताह के आसपास हमें करा लेना चाहिए, 1.25 महीना 1.5 महीना के आसपास पहला अल्ट्रासाउंड। इससे क्या होता है, एक कंफर्म हो जाता है कि बच्चा है, फीमेल प्रेग्नेंट है, क्योंकि स्टेथोस्कोप द्वारा हम सुन सकते हैं। ठीक है, दिल की धड़कनों को हम सुन सकते हैं। और दूसरे महीने के अंत तक द्वितीय माह के अंत तक पता है हमारा क्या होता है, जो हमारे उंगलियां रहती हैं पैरों की और हाथों की जो होती हैं उंगलियां, वो बनने लग जाती हैं। ठीक है, पाद यानी पैर तथा अंगुलियां का निर्माण। सेकंड माह के अंत तक हमारा क्या हो जाता है,
उंगलियां विकसित होने लग जाती हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अगला तृतीय माह। माह को महीना बोलते हैं, ठीक है। तृतीय माह या फिर हम इसको बोल देते हैं प्रथम तिमाही यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। ट्राइमेस्टर बताएं 3 ट्राइमेस्टर होते हैं प्रेगनेंसी में। गर्भावधि जब होता है जेस्टेशन पीरियड, उसमें 3 ट्राइमेस्टर रहते हैं। फर्स्ट में 3 महीने रहते हैं, सेकंड में 3 महीने, थर्ड में भी 3 महीने। 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है। वैसे ये हमारा उससे गिना जाता है ना, 9.5 लिखा है मेंस्ट्रुअल, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से। प्रेगनेंसी के डे भी काउंट किए जाते हैं। ऐसे एक्यूरेट प्रेगनेंसी मतलब कब हुई फीमेल प्रेग्नेंट, उसमें हम मेंस्ट्रुअल, लास्ट जो मेंस्ट्रुअल था, फीमेल को अक्सर अपनी मेंस्ट्रुअल डेट याद रहती है, ठीक है, तो उससे गिन लेते हैं हम। क्योंकि ओव्यूलेशन हमारा 14वें दिन होता है, ठीक है, उधर माइनस कर लेते हैं मेंस्ट्रुअल कब आया था, ओव्यूलेशन कब हुआ होगा, तो उसी हिसाब से हम एग्जैक्ट जो होती है हमारा फर्टिलाइजेशन की डेट निकाल लेते हैं। तृतीय माह फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है उसके अंत तक पता है क्या हो जाता है हमारा, सभी अंग तंत्र तथा बाहें जनन अंग निर्माण, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं हमारा, उनका निर्माण हो जाता है। बाह्य जनन अंग, उनका निर्माण हो जाता है। कब हो जाता है हमारा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंत तक, है ना। इसके बारे में आएगा हमारा 5वां माह। 5वें माह में, अंत तक नहीं बोला, 5वें माह में क्या हो जाता है हमारा, इसमें भ्रूण की होती है पहली, फीटस की पहली गतिशीलता देखी जाती है। बच्चा अक्सर आपने सुना हुआ पेट में लात मारता है, मतलब घूमता रहता है बच्चा, ठीक है, माँ के पेट में लात भी मारता है, तो वो एक गतिशीलता है। वो कब देखी जाती है कि बच्चा लात मार रहा है, तो वो गतिशीलता, पहली गतिशीलता 5वें माह में देखी जाती है, ठीक है। भ्रूण की पहली गतिशीलता पता चलने जाता है माता को कि बच्चा अंदर घूम रहा है। देखी जाती है। और ये देखिए 6ठे माह के अंत तक, ये हम बोल देंगे हम सेकंड ट्राइमेस्टर। 6ठे माह या सेकंड ट्राइमेस्टर, ठीक है, के अंत तक क्या होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंत तक हमारा पूरे शरीर पे ऐसे स्मॉल स्मॉल बाल निकल आते हैं, छोटे छोटे बाल निकल आते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट मतलब पूरा बच्चा बन के तैयार हो जाता है। आपने सुना होगा किसी किसी में 7वें मंथ पे भी डिलीवरी हो जाती है, प्रसव हो जाता है 7वें महीने पे भी, तो भी बच्चा कमज़ोर रहता है लेकिन ठीक ठाक हो जाता है, जीवित बच जाता है बच्चा अच्छे से, ठीक है। क्योंकि हमारा 6th मंथ के अंत तक बच्चा पूरा बन के तैयार हो जाता है, लेकिन उसका विकास होना रह जाता है। बहुत छोटा होता है बच्चा, कमज़ोर, पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं। निकल आते हैं, है ना। और एक चेंजेस और होता है इसमें, छोटे छोटे बाल निकल आएंगे और जो हमारी आंखों पे बर्नौलियाँ बन जाती हैं, ठीक है, उंगलियां एकदम अलग अलग हो जाती हैं, पलकें अलग अलग हो जाती हैं, ये चेंजेस हो जाते हैं। आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, पलकें अलग हो जाती हैं, बरौनियाँ बनने लग जाती हैं, ठीक है। उंगलियां पहले मिली हुई रहती हैं, फिर डिवाइडेड हो जाती हैं, ठीक है। अब इसमें 9वें माह या फिर हम बोल देंगे 3rd ट्राइमेस्टर के अंत तक
बच्चा पूर्ण प्रसव के लिए तैयार हो जाता है, बाहर आने के लिए बेबी तैयार हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कुछ इतना ज़्यादा कुछ है नहीं है इसमें समझने वाला। ठीक है, सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा याद रखिए आप इसमें। सब क्लियर? देखो इसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक आता है, आपको एक सबसे अच्छी मैकेनिज्म पढ़ाएंगे जिसके द्वारा हम सब का विकास हुआ है, हम सब का जन्म हुआ है, पार्चुरेशन। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा प्रसव के बारे में। बेबी का जन्म होगा। ठीक है, मिठाइयाँ बांटना आप लोग। देखो प्रसव, या पार्चुरेशन। ठीक है, पार्चुरेशन मैंने बताया था आपको 9.5 मंथ रहता है। ठीक है, जेस्टेशन पीरियड हमारा जो रहता है गर्भावधि, उसके पश्चात इतने मंथ जो है हमारे 9 मंथ हमारा बच्चा पेट में रहता है माता के। ठीक है, उसके बाद में एक मैकेनिज्म रहती है जिसे हम पार्चुरेशन बोलते हैं, उसके द्वारा बच्चा माता के शरीर से बाहर आता है। ठीक है, और मैंने बताया था माता के शरीर से अपरा जो होती है प्लेसेंटा, इसके द्वारा जुड़ा रहता है, उसके द्वारा 9 मंथ तक हमारा भोजन प्राप्त करता है, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करता है और अपने एक्सक्रीटरी सब्सटेंस उस अपरा के थ्रू बाहर भेजता है माता के पास। ठीक है, तो देखो प्रसव, इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैंने बताया कि 9 मंथ तक बच्चा एकदम पूरा बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद में पहला संकेत जो होता है ना हमारा अपरा द्वारा और तथा पूर्ण विकसित जो होता है हमारा भ्रूण फीटस, उसके द्वारा पूर्ण विकसित गर्भ जो रहता है उसके द्वारा पहला संकेत दिया जाता है कि बच्चा पूरा तैयार है प्रसव के लिए। ठीक है, एक पॉइंट लिखिए, प्रसव एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे तंत्री अंतःस्रावी प्रतिवर्त। हिंदी में लिख देता हूँ, चलो कोई नहीं, आप लोग लिख लीजिए। प्रसव एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म द्वारा प्रेरित होता है, प्रेरित होता है ना। सबसे पहले क्या होगा, देखो प्रसव में हमारा पहला संकेत मैंने बताया पार्चुरेशन का पहला संकेत पूर्ण विकसित गर्भ या फीटस और अप्राय प्लेसेंटा के द्वारा दिया जाता है। क्या संकेत दिया जाएगा कि हल्के हल्के माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, किसमें, यूट्रस में। ठीक है, यूट्रस की कौन सी लेयर में, यूट्रस में 3 लेयर होती हैं। ठीक है, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो होती है ब्लड लॉस करती है 150 ml। ठीक है, जो हमारा बीच वाली जो लेयर रहती है स्मूथ लेयर, ठीक है, चिकनी स्तर गर्भाशय की मोटी तथा चिकनी परत, इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। ठीक है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, जो हल्के माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, हल्के कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, किसमें शुरू हो जाते हैं, गर्भाशय में। ठीक है, गर्भाशय की मध्य स्तर
मध्य स्तर कौन सी? मायोमेट्रियम, जो स्मूथ पेशियों की बनी रहती है है ना। प्रसव का पहला संकेत जो होता है पूर्ण विकसित फीटस तथा अपरा के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद में क्या होता है, हमारे अपरा और जो हमारे फीटस के द्वारा माइल्ड हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शन जो है यूट्रस में, जो मायोमेट्रियम लेयर रहती है स्मूथ पेशियों से मोटी स्तर, उसमें स्टार्ट हो जाते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्शन, ये माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हमारे किस पे अटैक करते हैं? पीयूष ग्रंथि पर, ठीक है। पश्च पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन मैंने पढ़ाया था, ठीक है। ये क्या होता है? मिल्क इजेक्शन हार्मोन। हार्मोन के स्राव को प्रेरित करते हैं। हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शन होंगे और ये हमारे पश्च पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन के स्राव को प्रेरित करेंगे ताकि ऑक्सीटोसिन निकलने लगे। ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है? मिल्क को इजेक्ट करता है। जब बेबी मिल्क पीता है ना, तो मिल्क इजेक्शन हार्मोन होता है। मिल्क जितना पिएगा बच्चा उतना ज़्यादा बनेगा, ठीक है। पिएगा नहीं तो मिल्क नहीं बनेगा, क्योंकि इजेक्ट करता है उतना ही मिल्क बनता है। जो हमारा ये पीयूष ग्रंथि है, मान लो ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी, ये हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। पीयूष ग्रंथि, यहाँ पे हमारा माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हुई, यहाँ पे अटैक हुआ पीयूष ग्रंथि पर, पश्च पीयूष ग्रंथि पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा ये हार्मोन निकलेगा, हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन के दो काम होते हैं, एक तो मिल्क इजेक्शन हार्मोन, एक और ये हमारे प्रसव, एक दूसरा काम होता है प्रसव को, जब पार्चुरेशन को सुगम बनाता है, ठीक है। इसमें पार्चुरेशन में बहुत हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है और ये माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन है क्या, और ज़्यादा तीव्र कॉन्ट्रैक्शन हो जाते हैं, ठीक है। बहुत तेज संकुचन होने लग जाता है। माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन से मतलब हल्के कॉन्ट्रैक्शन से, हल्के संकुचन से तीव्र संकुचन की ओर चले जाते हैं, बहुत फास्ट संकुचन होते हैं फिर, है ना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है तथा उसके पश्चात गर्भाशय की जो मायोमेट्रियम रहती है उसमें से में बहुत तेज, प्रसव के बाद प्रसव में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है। आजकल इसी से बचने के लिए लोग सरोगेट मदर का यूज करते हैं। इतना कौन परेशानी झेलना चाहेगा। अब तो ऑपरेशन का भी ट्रेंड चल गया है, किसी भी हॉस्पिटल में जाओ बिना ऑपरेशन के तो डिलीवरी होती नहीं है। पैसा कमाने की वजह से बहुत ही गंदा धंधा है। बहुत तेज संकुचन होने लगते हैं। किसकी वजह से तेज संकुचन होने स्टार्ट हो जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है तथा उसके पश्चात गर्भाशय में बहुत तेज संकुचन होने लगते हैं। और जितना ज़्यादा संकुचन होगा, ये क्या है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है, वेजाइना, ठीक है। यहाँ पे ये इम्प्लांट होता है, मैंने बताया था। सबसे पहले क्या होगा, पहला संकेत क्या होता है, फीटस और अपरा, ठीक है। ये पूरा तैयार हो जाएगा तो फीटस एंड अपरा में थोड़े थोड़े कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगे, किस में, गर्भाशय की मायोमेट्रियम इस लेयर में स्टार्ट होंगे, जिसके पश्चात ये संकेत जाएगा ऊपर पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, जो कि ऑक्सीटोसिन स्रावित करेगा। और ऑक्सीटोसिन स्रावित होगा तो उसके पश्चात और ज़्यादा तेज कॉन्ट्रैक्शन होंगे, ये मान लो
कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो गए, ठीक है। एक बार कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो गए, जब और तेज कॉन्ट्रैक्शन होंगे इसमें, फिर और ज़्यादा ये उद्दीपित करेगा इसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करें, फिर और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर इसके पश्चात क्या होगा हमारा, और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा। इसके पश्चात बेबी बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये बेबी का बर्थ हो गया। इसके पश्चात गर्भाशय में बहुत तेज संकुचन होने लगता है, ठीक है। मैंने बताया और तेज संकुचन होगा तो और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। बच्चे का यही क्रिया जो हमारी होती है प्रसव कहलाती है, ठीक है। बेबी बाहर आ गया। देखिए एक बार और समझिए, प्रसव जो है हमारी न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म द्वारा प्रेरित होती है, ठीक है। प्रसव का पहला संकेत क्या होता है, पूर्ण विकसित फीटस तथा अपरा प्लेसेंटा, ठीक है। इसके द्वारा माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। जब बच्चा पूरा 9 मंथ का हो जाता है, इसके बाद हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं गर्भाशय के मध्य स्तर में, ठीक है, चिकनी स्तर में, जिसे हम क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोल देते हैं, ठीक है। गर्भ उत्प्रेक्षा प्रतिवर्त बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। जब हमारे माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगे तब उसी को हम जो हमारा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो ये माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन पश्च पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाते हैं। हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शन होंगे यूट्रस में तो ये पश्च पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन रिलीज कराएंगे, यहाँ से हमारा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ठीक है। जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होते ही उसके पश्चात गर्भाशय में तेज संकुचन हो जाते हैं। जब तेज संकुचन होंगे फिर और ज़्यादा उद्दीपित करेगा ऑक्सीटोसिन को, ठीक है। पश्च पीयूष ग्रंथि और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। इसके पश्चात बेबी ये प्रसव के लिए जो है वेजाइना ज़्यादा ओपन हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन की वजह से। तो प्रसव की प्रक्रिया सुगम बन जाती है, बेबी यहाँ से बाहर आ जाता है, ठीक है, तथा बच्चे का जन्म हो जाता है। यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको सब क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो मैंने अभी तक छोड़ा हो। और देखिए एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा साफ करता हूँ। दो हार्मोन रहते हैं, एक रहता है PRL प्रोलैक्टिन, ठीक है। ये क्या होता है, मिल्क का फॉर्मेशन करता है। फॉर्मेशन, ठीक है, इसका काम होता है मिल्क फॉर्मेशन, ठीक है। एक रहता है ऑक्सीटोसिन, इसका काम रहता है मिल्क इजेक्शन, तथा दूसरा काम रहता है पार्चुरेशन में, ठीक है। ये दो काम रहते हैं इसके ऑक्सीटोसिन के। ये कहाँ से निकलता है हमारा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, पश्च पीयूष ग्रंथि से। और ये वाला हमारा हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। यहाँ तक वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक समझ में आया ना। इसके पश्चात हम एक चीज़ और देखेंगे,
एनसीईआरटी आप इसके बाद में एनसीईआरटी जरूर पढ़ा करिए, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें बोर्ड पे मैं नहीं लिख सकता हूँ, समझा देता हूँ मुझसे बोल के। एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ा करिए, एकदम लाइन बाई लाइन आपकी क्लियर होगी। मेरे कहने से एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, ठीक है। देखो एनसीईआरटी में जो लास्ट वाला जो समरी वाला पार्ट होता है, सारांश वाला, उसमें सारांश भी आप जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं लिखी होती हैं बुक में, वो सारांश वाले पार्ट में दे रखी होती हैं। देखो ये चीज़ लिखी होती, कार्टिसोल कॉमा एस्ट्रोजन, और एक और हार्मोन है आपका ऑक्सीटोसिन। प्रसव में मदद करते हैं, ठीक है। कार्टिसोल कैसे मदद करता है, वेसल्स को डाइल्यूट कर देता है, ठीक है, सर्विक्स चौड़ा हो जाता है, इसके बाद में हमारा बेबी बाहर आ जाता है। एस्ट्रोजन का आप सभी जानते ही हैं, इतनी बार बताया हूँ मैं एस्ट्रोजन का वर्क, और ऑक्सीटोसिन का आप देख ही लिए, वो भी दो काम होते हैं, मिल्क इजेक्शन हार्मोन, और प्रसव में बहुत ज़्यादा योगदान देता है ऑक्सीटोसिन। प्रसव जब होता है ना, उस टाइम हमारे सर्विक्स चौड़ा करने में भी ऑक्सीटोसिन का योगदान होता है, तो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। जब नॉर्मल डिलीवरी होती है उस टाइम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे कि पार्चुरेशन की प्रक्रिया हमारी सुगम बन जाए, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला जो टॉपिक है लैक्टेशन या दुग्ध स्रवण। ये लास्ट टॉपिक है, दुग्ध स्रवण या लैक्टेशन। मैंने आपको अभी समझा ही दिया है कि दो हार्मोन होते हैं, एक होता है हमारा PRL प्रोलैक्टिन, उसका क्या काम होता है, प्रोलैक्टिन का फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, मिल्क का फॉर्मेशन प्रोलैक्टिन के द्वारा किया जाता है। और इजेक्शन ऑफ मिल्क, इजेक्शन कब होता है, जब बेबी को माता, अगर कुछ महिलाओं में ऐसा होता है कि प्रसव के बाद भी दुग्ध नहीं आता है, ठीक है, स्तनों में दुग्ध नहीं आता है, तो डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि नहीं आ रहा फिर भी आप दूध को पिलाइए, ठीक है। फिर भी बच्चे को लगा करके हम पिलाते हैं दूध, तो कुछ समय पश्चात बच्चा एकदम दुग्ध पीता है, तो इजैकुलेट होती हैं वो हमारी मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है, तो इजैकुलेट होती हैं और उसमें इजेक्शन होता है। उसके पश्चात ऑक्सीटोसिन का काम यही होता है, मिल्क इजेक्शन हार्मोन, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और हमारा मिल्क फॉर्मेशन होता है, मिल्क इजेक्शन होता है, ठीक है। और एक अगला जो चैप्टर है इसके बाद में हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला, उसमें भी कुछ मेथड पढ़ाए जाएंगे, नेचुरल मेथड्स, ठीक है। उसमें लैक्टेशन एमोरिया होता है, एमोनोरिया होता है, एक विधि होती है, जैसे जिस टाइम फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, लैक्टेशन एमोरिया एमोनोरिया एक विधि है जिसके द्वारा नेचुरल मेथड है ये बर्थ कंट्रोल का। जब तक माता जो है अपने बच्चे को दुग्ध पिलाती हैं 6 मंथ तक तकरीबन वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन ब्लॉक रहते हैं ना उस टाइम, LH एंड FSH, तो हमारा ओवम जो होता है परिपक्व नहीं होता है, मैच्योर नहीं, ओवम रिलीज नहीं होता है ना, LH एंड FSH ब्लॉक रहते हैं, क्योंकि हमारा ऑक्सीटोसिन निकलता है उस टाइम तक। तो इस मेथड को भी हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल में यूज़ किया जाता है ना। तो देखिए दुग्ध स्रवण या लैक्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ही बच्चा हमारे 9 मंथ का होता है उसी टाइम होता है मिल्क फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हमारी बॉडी में कई बदलाव आते हैं, जैसे जैसे फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसके बाद हमारा स्तन का भी विकास होना शुरू हो जाता है, और लास्ट मंथ तक आते आते हमारे मेमरी ग्लैंड्स में मिल्क का फॉर्मेशन होने लग जाता है ना। तो लास्ट मंथ तक मिल्क का फॉर्मेशन हो जाता है, और जब मिल्क रिलीज होता है उसी को हम दुग्ध स्रवण कहते हैं, है ना। यहाँ पे लिख देंगे हम गर्भावधि जेस्टेशन पीरियड, अंतिम माह तक
हमारा जो है का श्रवण शुरू हो जाता है। ठीक है, दुग्ध का जो श्रवण है हमारा शुरू हो जाता है। ये जो दुग्ध है हमारा, बच्चा जब छोटा होता है तो इसी दुग्ध के सहारे जीवित रहता है ना। जो हमारा फर्स्ट मिल्क जो रहता है, मैंने बता ही दिया, ऑक्सीटोसिन जिम्मेदार होता है इस दुग्ध श्रवण के लिए, है ना। जब हमारा पहली बार जब दुग्ध निकलता है, पहले प्राथमिक कुछ दिनों तक, प्रसव के बाद कुछ दिनों तक जो दुग्ध रुका हुआ निकलता है हमारा, है ना, क्योंकि ये गर्भावधि के टाइम से ही फीमेल बॉडी में काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं, जिसके द्वारा हमारा मिल्क फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है ना, लैक्टेशन होने लग जाता है। तो वो रुका हुआ मिल्क जब पार्चुरेशन के बाद बेबी को पिलाते हैं, शुरुआती कुछ दिनों तक जो निकलता है हमारा पीले रंग का मिल्क निकलता है। ठीक है, जिसको हम खीस या कोलेस्ट्रम बोल देते हैं ना। शुरुआती कुछ दिनों तक पीले रंग तथा निकलता है, जिसे खीस या हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसमें कोलेस्ट्रम में इसमें क्या होता है हमारा, ये न्यूट्रिएंट्स है ना, और हमारा IgA एंटीबॉडी होती है इसमें। ऐसे बोलते हैं ना, किसी में लड़ाई होती है तो कि तूने अपने माँ का दूध नहीं पिया, मतलब वो इसी की कोलेस्ट्रम की बात की जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो बीमारियों से लड़ने में योगदान देते हैं। ठीक है, शुरुआती कुछ दिनों तक होते हैं, उसके बाद में हमारा नॉर्मल मिल्क आना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक सबको क्लियर। शुरुआती कुछ माह तक जो होता है, कुछ महीनों तक बच्चे को सिर्फ स्तनपान करने की सलाह दी जाती है। ठीक है, जो हमारा मदर से जो मिल्क निकलता है उसी को पिलाने की सलाह दी जाती है डॉक्टरों के द्वारा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई होप कि ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ आया हुआ है ना, क्योंकि मैंने एकदम अच्छे से पढ़ाया है। इसमें एक एक टॉपिक को पढ़ाने का प्रयास किया है, ऐसा कोई टॉपिक अभी तक छोड़ा नहीं है जो मेरी नज़र में जो मैंने ना पढ़ाया हो। आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर रिप्लाई दें। वैसे इतना ज़्यादा कुछ है नहीं है इसमें, फिर भी जहाँ तक था मैंने पढ़ाया है आखिरी तक।